हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड यूनिट ऑफ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। इस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आता है मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है? एग्रीगेट यानी कि कंबाइन। डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all sectors of the economy are planning to buy at a given level of income during a given period of one accounting year. एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, अकाउंटिंग ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है? इट इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। तो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो हमारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जो कि मेजरली 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स की क्या डिमांड है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली पूरी इकोनॉमी में सारे के सारे कंज्यूमर्स को क्या डिमांड है। अब इसके हम कंपोनेंट्स देखेंगे और ये कंपोनेंट्स आप देखेंगे तो ये वही सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने पढ़े थे। तो पहला कंपोनेंट है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये होता है कि हाउस होल्ड्स जो घर हैं वो अपनी गुड्स की कितनी कंजम्पशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सेकंड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा करती हैं उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये होता है कि गवर्नमेंट जो भी कैपिटल या कंजम्पशन गुड्स के ऊपर, गवर्नमेंट जो भी गुड्स के ऊपर खर्चा करती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चारों कंपोनेंट्स मिला के, जैसे कि हमने एक्सपेंडिचर मेथड में इन्हें डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इन सबको मिला के हमारे पास आता है एग्रीगेट डिमांड। अब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल। हम इस चैप्टर के अंदर ये सारे के सारे चारों कंपोनेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। वी विल स्टडी ओनली 2 कंपोनेंट्स। ये हम 2 सेक्टर मॉडल अज्यूम करके चल रहे हैं, जिसमें कि जो दो हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं वो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमने अज्यूम किया है इस मॉडल के लिए, जब हम मॉडल्स बनाते हैं इकोनॉमिक्स में तो हमारी कुछ अजम्पशंस होती हैं। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के, जो कि हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब इस चीज को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया इनकम और वाई एक्सिस पे हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर, बिकॉज एक्सपेंडिचर ही तो है एग्रीगेट डिमांड। तो अभी देखो, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को अगर हम प्लॉट करें ग्राफ पे, तो इन्वेस्टमेंट हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, यानी कि इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है कंट्री के अंदर वो चेंज नहीं होगा, ये हमारी अजम्पशन है। तो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा कैसा होगा? इन्वेस्टमेंट कर्व वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है? इनकम। तो इनकम के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि आप कितनी भी इनकम बढ़ाओ, कितनी भी इनकम कम करो, इन्वेस्टमेंट के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो सेम रहेगी। अब कंजम्पशन का क्या नेचर है? कंजम्पशन का नेचर इन रिलेशन टू इनकम ये है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है।
अगर एक कंट्री की नेशनल इनकम या उस कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होती है तो उस कंट्री में जितना खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो भी इंक्रीज होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंजम्पशन का कर्व जो है वो एक पॉजिटिव स्लोप होगी उसकी, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कंजम्पशन के कर्व की पॉजिटिव स्लोप होती है। इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों को तो देख लिया, एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होगा? एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है एंड इट इज पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व के पैरेलल क्यों होता है? बिकॉज सी, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है ना? और इन्वेस्टमेंट हमारी हमेशा सेम रहने वाली है। तो अगर इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसका मतलब कि ये दोनों कर्व्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के और इनके बीच का डिफरेंस होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी हमने देख लिया, अब ये डायग्राम के थ्रू भी देख लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडी के बारे में जो कि समराइज करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले आता है एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, यानी कि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। इनकम लेवल जब जीरो होगा तभी भी कंजम्पशन पॉजिटिव होगी, यानी कि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगी ही होगी। अगर कोई इंसान इनकम नहीं अर्न करता तो ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ कंज्यूम ही नहीं करेगा। अगर वो कुछ कंज्यूम ही नहीं करेगा तो वो तो मर जाएगा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इनकम लेवल जीरो होगा तो भी कंजम्पशन पॉजिटिव होगी, यानी कि एक्सपेंडिचर भी पॉजिटिव होगा। अब थर्ड पॉइंट आता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा है? ये हमने देखा, कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होती जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व की स्लोप कैसी है ये भी हमने देख लिया। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर। तो यहाँ पर इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है इन्वेस्टमेंट को, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व। एडी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इट स्टार्ट्स एट पॉइंट टी है यहाँ पर, सॉरी इट्स नॉट पी, इट्स टी। स्टार्टिंग पॉइंट है टी पर एट अ लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये क्या कह रही है? स्टार्टिंग पॉइंट है टी पर एट अ लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जब आपकी इनकम लेवल जीरो है, यहाँ पर टी पॉइंट पर जब इनकम लेवल जीरो है तब आपकी एग्रीगेट डिमांड है टी। आगे आता है स्लोप ऑफ एडी कर्व। स्लोप ऑफ एडी कर्व कैसा है? ये एक पॉजिटिवली स्लोप्ड है बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है एग्रीगेट डिमांड या फिर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंजम्पशन फंक्शन। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स ने, सारी इकोनॉमी के सारे प्रोड्यूसर्स ने जो प्रोड्यूस किए हैं और जो वो सेल करना चाहते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मनी वैल्यू को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट सप्लाई के, जो कि हैं C और S। C यानी कि कंजम्पशन और S यानी कि सेविंग्स। तो एग्रीगेट सप्लाई बनता है इन दोनों को, कंजम्पशन और सेविंग्स को ऐड करके। अब इसकी थोड़ी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है इनकम और वाई एक्सिस पे हमारे पास है कंजम्पशन एंड सेविंग्स। दोनों ही हमने वाई एक्सिस पे लिए हैं। अब कंजम्पशन और सेविंग्स जो है
वो इंक्रीज होंगे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग्स भी बढ़ेगी। तो इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो एक पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है, और इसको हम यहाँ पे मानते हैं कि 45 डिग्री की हम हमेशा बनाते हैं एग्रीगेट सप्लाई की लाइन को, कर्व को। तो ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इसके कंपोनेंट्स कुछ डिटेल में पढ़ने के लिए है नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू।